चलिए आज चलते हैं वरिष्ठ कथाकार दीपक शर्मा की कहानियों की दुनिया में। दीपक शर्मा जी की अपनी एक विशिष्ट लेखन शैली है। वो कम शब्दों में छोटी कहानियों में बहुत कुछ कह जाती हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। आज से 60 साल पहले उस सन 1958 के उन दिनों बिट्टो की अम्मा की गर्भावस्था का 9वां महीना चल रहा था। एक दिन बिट्टो के स्कूल जाते समय उसके हाथ में उसके बाबूजी की चाबी रखकर अम्मा बोली, ऊपर वाले खाने में एक खाकी लिफाफा रखा है, वो मुझे ला दे। बिट्टो वो खाकी लिफाफा तत्काल उठा लाई। अम्मा ने उसमें से कुछ रुपए निकाले और साथ में एक चवन्नी बिट्टो को देकर बोली, ये तेरे स्कूल के नाश्ते के लिए है। तबीयत ढीली होने की वजह से आज मुझे कुछ बनाते बन नहीं रहा है। लिफाफा अलमारी में रखते समय उसी खाने में रखी उसके बाबूजी की डायरी उसकी नज़र से गुजरी। अपनी डायरी कायम रखने में बिट्टो के बाबूजी शुरू ही से बहुत पक्के थे। वो इंजन ड्राइवर थे, रेल कर्मचारियों की भाषा में मोटरमैन। उनकी ड्यूटी उन्हें 2-3 दिन तक घर से अलग रखा करती, किंतु घर लौटने पर फुर्सत पाते ही वो अपनी अलमारी का ताला खोलते और अपनी डायरी के साथ बैठ जाते। बिट्टो के पूछने पर कहते, इसमें मैं अपनी तनख्वाह का हिसाब रखता हूँ, घर का खर्च दर्ज करता हूँ और अपनी ड्यूटी के समय और स्थान का रिकॉर्ड रखता हूँ। देखूँ? जिज्ञासावश बिट्टो ने डायरी झपट ली और उसे पलटने पर एक अनजाना शब्द उसे कई बार दिखाई दे गया। अपनी तीसरी जमात तक पहुँचते पहुँचते उन दिनों बिट्टो अंग्रेजी के अक्षर पहचानने लगी थी और उस अनजाने शब्द को उसने अपने स्कूल की रफ कॉपी पर उतार लिया और डायरी वापस धर दी। स्कूल पहुँचने पर उस शब्द का मतलब बिट्टो की अंग्रेजी अध्यापक ने बताया, सैनिटोरियम, तपेदिक के रोगियों का आरोग्य आश्रय, जिसे विशेष रूप से किसी पहाड़ी स्थल पर बनाया जाता है ताकि रोगी के फेफड़े स्वस्थ खुली हवा में सांस भर सकें। बिट्टो घर लौटी तो उसने अम्मा से पूछा, अम्मा, हमारे परिवार में तपेदिक किसे है? मैं नहीं जानती, अम्मा ने सिर हिलाया। तुम्हें बताना होगा अम्मा, वरना मैं खाना छोड़ दूंगी, भूखी रहूंगी। बिट्टो ने जिद पकड़ ली। अम्मा की वो लाडली तो थी ही और अपनी बात मनवाने के लिए वो यही अचूक नुस्खा काम में लाया करती थी। उसे भूख के हवाले करना अम्मा के लिए असंभव था और वो बोली, जहाँ तक मैं जानती हूँ तेरे बाबूजी की एक रिश्तेदारिन थी जिसे तपेदिक हुआ था, मगर उसे मरे हुए तो 3 साल बीत गए। फिर तपेदिक के अस्पताल में बाबूजी अभी भी 30 रुपए किसे भेजते हैं? बिट्टो ने पूछा। तूने कैसे जाना? अम्मा का रंग पीला पड़ने लगा। अलमारी की चाबी दो, अभी तुम्हें बाबूजी की डायरी के पन्ने दिखलाती हूँ, बिट्टो बोली। अम्मा अंग्रेजी नहीं जानती थीं, लेकिन लिखी हुई रकम की पहचान रखती थीं। डायरी देखते देखते अम्मा मूर्छित हो गईं। घबराकर बिट्टो ने पड़ोसिन को बुलाया, मौसी, जिस रेलवे कॉलोनी में उस मोटरमैन का परिवार रहता था, वहाँ आस पड़ोस एक दूसरे के सुख दुख बांटने में पीछे नहीं रहता था कोई। ज़रूरत पड़ने पर भोजन भी साझा कर लिया जाता। पड़ोसिन तत्काल दौड़ी आई और अगले ही पल उसने अम्मा को पलंग पर लिटाकर बिट्टो को दाई को बुलाने भेज दिया। दाई ने आते ही बिट्टो को कमरे से बाहर रहने को बोला। अनमनी बिट्टो बाहर आकर बैठ गई, लेकिन जल्दी ही अम्मा की तेज कराहटों के बीच जैसे ही नन्हे बच्चे के रोने की आवाज़ आ शामिल हुई, बिट्टो को बताया गया, अब तू अकेली नहीं रही, भाई वाली है। रात बाबूजी लौटे तो फूले नहीं समाये। बिट्टो को हलवाई के पास भेजकर स्वयं आंगन में नहाने चले गए। लड़के को साफ हाथों से पकड़ूंगा, सुथरे कपड़ों में। 50 के उस दशक में रेलगाड़ियाँ डीजल या बिजली की जगह भाप से चलती थीं, भाप छोड़ती हुई, परफिंग बिलीज, इसीलिए उन्हें कहा जाता था। मोटरमैन को उस समय कोयलों की भट्टी में कोयला स्वयं बेलचे से डालना पड़ता था। ऐसे में इंजन छोड़ते समय बाबूजी के कपड़े और हाथ गंधैले और दगैल हो जाया करते थे। मोटरमैन ही क्यों, दूसरे रेल कर्मचारियों के पास भी आज जैसी सुविधाएं नहीं थीं।
एयर ब्रेक्स की जगह ब्रेकमैन थे जो रेल के डिब्बों पर चढ़ चढ़ कर उनके आर पार हाथ से ब्रेक सेट करते थे। डिब्बों की कपलिंग तक हाथ से की जाती, ऑटोमेटिक कपलर से नहीं। जैसे ही बाबूजी नहा चुके, उन्होंने लपक कर नन्हे को अपनी गोदी में उठा लिया और बिट्टो से बोले, देख तेरा बंधु कैसे मुस्कुरा रहा है, हमारा नन्हा, हमारा नन्हा। नवजात बच्चे को बिट्टो पहली बार देख रही थी। उसका सिर उसके बाकी शरीर के अनुपात में खूब बड़ा था, आंखें मूंदी थीं, लेकिन अंदर छिपे उसके नेत्र गोलक अपने अपने कोटर में तेजी से चल फिर रहे थे और वो मुस्कुरा रहा था। सच बाबूजी, बिट्टो ने ताली बजाई। और देखिए, इतना छोटा मुंह और इतनी बड़ी मुस्कान। इसी मुस्कान ही को तो जल्दी थी जो इसे हमारे पास 20 दिन पहले लवा लाई। बाबूजी हंसे और अम्मा के बगल में बैठ गए। अम्मा ने सारा दिन वहीं गुजारा था और अब भी वहीं लेटी थी। बाबूजी के वहाँ बैठते ही अम्मा ने अपना मुंह दीवार की तरफ फेर लिया। नन्हे, बाबूजी अपनी तरंग में बहते रहे, कल मुझे 2 काम करने हैं। तेरे आने की खुशी में सुनार से तेरी अम्मा को बीर कंगन दिलाना है और तेरी नानी को यहाँ लिवाना है। उन्हें मत लिवाइए, मुझे वहाँ छोड़ आइए। अम्मा रोने लगी। कोप का ये कौन समय है? बाबूजी हैरान हुए। तुम इतना बड़ा छल करोगे तो क्या मैं खुश रहूंगी? अम्मा बोली। कैसा छल? बाबूजी हैरान हुए। जब तुम्हारी राजेश्वरी जिंदा थी तो तुमने उसे मरी हुई कैसे बता दिया? मुझे छला, मेरे परिवार को छला। किसने कहा वो जिंदा है? बाबूजी ने अपने होंठ से कोड़े, माथा से कोड़ा। तुम्हारी डायरी ने। बिट्टो ने अलमारी क्या खोली, तुम्हारी जिंदगी खोल दी। अम्मा ने कटाक्ष किया। बाबूजी हड़बड़ा गए। बिट्टो ने उन्हें इस तरह हड़बड़ाते हुए पहली बार देखा। नन्हे को पलंग पर लिटाकर बिना कुछ बोले वो अपने कमरे की ओर चल दिए। राजेश्वरी कौन है? बिट्टो ने अम्मा से पूछा। जाकर अपने बाबूजी से पूछ। रुलाई और गुस्से की तैश में अम्मा भूल गईं वो बिट्टो पर चिल्ला पड़ी थीं। पहली बार। अपने कमरे में बाबूजी पलंग पर लेटे थे। उनके पैताने जाकर बिट्टो उनके पैर दबाने लगी। उन्हें मनाने की ये युक्ति उसने अम्मा से सीखी थी। क्या है? बाबूजी ने अपने पैर खींच लिए, वो कांप रहे थे। मुझे माफ़ कर दीजिए। बिट्टो का जी बाबूजी की घबराहट देखकर दुखा जा रहा था। मुझे आपकी डायरी नहीं देखनी चाहिए थी। कोई बात नहीं। बाबूजी मोम दिल थे, बहुत जल्दी पिघल जाया करते। अव्वल तो उन्हें गुस्सा आता ही नहीं, और कभी आता भी तो वो आपे से बाहर होने के बजाय आपा संभालने में लग जाते। राजेश्वरी कौन है? बिट्टो अपने प्रश्न पर लौटी। मेरी पहली पत्नी। उसे तपेदिक हो गया तो डॉक्टर ने मुझे उससे दूर रहने की सलाह दी। उसके मायका का घर भी हमारे जैसा छोटा घर था, उनके लिए भी उसे रखना मुश्किल था। बाबूजी का गला रुंध गया। और आपने उसे सेनेटोरियम भेज दिया? सेनेटोरियम भेजने की मेरी सामर्थ्य कहाँ। एक गांव है जहाँ उसकी एक मौसेरी ताई अकेली रहती है, उसी के नाम हर महीने राजेश्वरी के लिए रुपए भेजा करता हूँ। अम्मा को बताऊँ? बिट्टो को अम्मा को वापस लीक पर लाने की जल्दी थी। उसे यह भी बता आना राजेश्वरी मर रही है, जल्दी मर जाएगी। बाबूजी की आवाज़ उनके आंसुओं से भीग गई। अम्मा। बिट्टो ने अम्मा के गाल जाकर छुए। रो नहीं। अम्मा की गालें आंसुओं से तर थीं। राजेश्वरी मर रही है, जल्दी मर जाएगी अम्मा। अम्मा पर मानो कोई बिजली चमकी। रोना भूलकर बिट्टो के गाल पर एक थपकी देकर बोली, धत, अपनी माँ का नाम लेती है, उसके लिए अशुभ बोलती है। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ कथाकार दीपक शर्मा जी की लिखी हुई कहानी छल बल। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।